स्टेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। आइए सुने हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। जयराम जी की किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। और आज की किसान वाणी में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राकेश मौर्य। किसान भाइयों, आज का दिन बहुत विशेष है और बहुत गर्व करने वाला दिन है। 26 जुलाई, आपको बता दें, आज के दिन सन 1999 में हमारे देश की सेना के अदम्य साहस ने पाकिस्तान की सेना को उल्टे पैर भागने के लिए मजबूर किया था कारगिल में। लगभग 84 दिनों तक ये संघर्ष चला और इसके बारे में यदि हम थोड़ी से विस्तार में जाएं तो ये हमको पता चलता है कि 3 मई 1999 को जब हमारे देश में आतंकी बनकर आए पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ का पता चला, कुछ स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को इसके बारे में बताया। 26 जुलाई से कारगिल युद्ध को पूरे देखिए कितने वर्ष बीत चुके हैं और इसी दिन हमें विजयश्री मिली। आपको बताएं किसान भाइयों, जिस इलाके में ये युद्ध लड़ा गया वहां सर्दियों में तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सर्दियों के मौसम में इन इलाकों को खाली कर दिया जाता था। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की गई। इस घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना ने भी मदद की थी। तो अब जब हमारे देश की सेना को इस बात का पता चला तो काफी दिनों तक इसका युद्ध चला और हमारे देश के जांबाज सैनिकों ने भारत माता की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया इस युद्ध में। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस युद्ध में 7 जुलाई को बॉटलिक सेक्टर में जुबर पहाड़ी पर भारतीय सेना ने फिर से कब्जा जमाया। 7 जुलाई को एक अन्य ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 11 जुलाई को भारतीय सेना ने बॉटलिक सेक्टर की लगभग सभी पहाड़ियों की चोटियों को फिर से अपने कब्जे में लिया। 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध को जीतने की घोषणा कर दी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर किसान भाइयों ये युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध भारतीय सेनाओं के पराक्रम की शौर्य गाथा कहता है। आज हम हमारे देश की सेना के अदम्य साहस को प्रणाम करते हैं। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, गर्व से हम भर जाते हैं जब इस दिन हमारी सेना के उत्साह और साहस को हम याद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में शहीद हुए बलिदानी सैनिकों को हम शत शत नमन करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम किसान वाणी की, लेकिन पहले एक छोटा सा अंतराल। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा का हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और आइए किसान भाइयों, अब हम आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत। सखी को दर्शन दे दे, कपट के बार खोल रहे फूल बगियन रघुवर डोल रहे फूल बगियन। फिर कड़त छिपत है, फिर सीखो चित टटोल रहे फूल बगियन रघुवर डोल रहे फूल बगियन। किसान भाइयों, आजाद रावत मंडली के ये कलाकार थे जिन्होंने इस लोकगीत को प्रस्तुत किया और आपने इसे सुना, फूल बगियन में रघुवर डोल रहे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आपको बता दें कि अब आज के जो किसानवाणी में अब जो चीजें हम आपके लिए लेके आएंगे उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कामधेनु योजना पर बात होगी और पशुपालन की आगामी कार्य योजनाएं क्या है, इस पर डॉक्टर विजय पाटिल से हम बातचीत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसके लिए आपको इंतजार करना होगा और समय रहते हम आपको बाजार भाव, मौसम का भी हालचाल बता देंगे। बहरहाल आइए शुरू करते हैं आज की प्रायोजित किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत करते हैं आप सभी का इस तरफ। जब हम किसानवाणी कार्यक्रम में हम आगे बढ़े हैं तो इस पार्ट में हम आपका सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आकाशवाणी बैतूल से आप इस समय सुन रहे हैं किसानवाणी। आपके साथ है आपका रेडियो साथी राकेश मौर्य। किसान भाइयों, बारिश शुरुआत अच्छी हो गई है। एक लंबा स्पेल जो पिछले 10-15 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, यदि हम बात करें तो आप देखिए आज 26 तारीख है, 25 तारीख की रात से बारिश शुरू हुई है। जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान था वो लगभग सही साबित हुआ है और इस मौसम को, इस बारिश को लगभग आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम विभाग बता रहा है कि बारिश इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगी, लगातार चलती रहेगी। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और एक बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कामधेनु योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना बहुत अच्छी है, होगी पशुपालक भाइयों के लिए। इस विषय पर हम जानकारी लेंगे अतिरिक्त उप संचालक पशु चिकित्सा डॉक्टर विजय पाटिल से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त उप संचालक डॉक्टर विजय पाटिल जी से। और आज का जो हमने विषय चुना है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। ये पशुपालन की एक बहुत अच्छी योजना है और अभी कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले इसकी घोषणा की गई है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, ये एक ऐसी योजना है जिससे पशुपालन को बहुत प्रोत्साहित कर रही है सरकार, और इस योजना के विषय में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो प्रश्न यही है कि सबसे पहले योजना क्या है, इसके विषय में बता दीजिएगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना है, इस योजना में हितग्राही को डेयरी के लिए ऋण और अनुदान के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही को 25 पशु का एक यूनिट इसमें तय किया गया है। 25 दुधारू पशुओं का एक यूनिट तय किया गया है, वो उसके लिए योजना चलाई जाती है। और इस योजना में एक अच्छी बात यह है कि जो हितग्राही हमारा है वो देसी उन्नत नस्ल के पशु भी रख सकता है, संकर नस्ल के पशु भी रख सकता है, जैसे संकर एचएफ हो गया, जर्सी है, वो भी रख सकता है, और भैंसों के लिए भी जो है वो अपनी यूनिट बना सकता है। लेकिन इसमें जो शासन की जो शर्त है वो ये है कि यदि एक यूनिट जो वो रखेगा 25 पशुओं की, वो एक यूनिट में एक ही नस्ल के पशु होना चाहिए। जैसे एक यूनिट में वो मिश्रित पशु नहीं रख सकता है कि उन्होंने कुछ गिर नस्ल के पशु रख लिए या कुछ एचएफ के रख लिए, फिर कुछ भैंसे भी रख लिए, इस तरीके का वो नहीं कर सकता है। एक यूनिट जो उसका 25 पशुओं का रहेगा वो किसी एक नस्ल की, जैसे गिर पशु का यदि वो पालना चाहता है तो 25 उसको गिर गायों के ही यूनिट बनानी पड़ेगी। दूसरा, इसमें एक सुविधा लेकिन ये है कि एक जो हितग्राही है वो एक से ज्यादा यूनिट भी रख सकता है और अधिकतम 8 यूनिट तक के वो रख सकता है। तो एक से अधिक यूनिट यदि कोई पशुपालक लेता है तो हर यूनिट में वो अलग अलग प्रकार के पशु रख सकता है। जैसे एक हितग्राही यदि 3 यूनिट लेता है तो एक यूनिट वो गिरजान पशुओं की भी रख सकता है, एक यूनिट वो एचएफ और जर्सी पशुओं की भी रख सकता है, एचएफ या जर्सी। यदि एचएफ रखेगा तो सिर्फ एचएफ रखना है और जर्सी रखेगा तो सिर्फ जर्सी रखना है, और एक यूनिट वो भैंस की भी रख सकता है। तो और ऐसे वो 8 यूनिट तक के रख सकता है, जिसमें वो एक ही नस्ल के या अलग अलग नस्ल के पशु पाल सकता है।
लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि एक यूनिट में एक ही प्रकार के पशु रहेंगे। ये तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि योजना का स्वरूप क्या है और योजना में कितने पशु उसको प्राप्त होंगे और कौन सी नस्ल के उसको पशु रखना है। क्या उद्देश्य है इसका, सरकार क्या चाहती है इस क्षेत्र में इस योजना को लाने के बाद? देखिए, योजना का जो उद्देश्य है, एक तो इसमें जो है नस्ल संरक्षण है। जैसे एक ही नस्ल के पशु वो रखेगा तो उसका हम जो है एआई के उसका जब हम गर्भाधान वगैरह करेंगे कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यदि गिर नस्ल का पशु है तो उसका गर्भाधान गिर नस्ल के ही वीर्य से किया जाए, ताकि आने वाली बच्चियां गिर नस्ल की हो और गिर नस्ल का संरक्षण हो सके। ऐसे जितने प्रकार के पशु रखे जाएंगे उनका नस्ल का संरक्षण और सुधार एक उद्देश्य रहेगा। दूसरा, दूध उत्पादन तो एक उद्देश्य है ही कि जब वो दुधारू पशु रखेगा और अच्छी नस्ल के दुधारू पशु रखेगा तो हमारे पशुपालक भाइयों को इससे दूध उत्पादन होगा और दूध उत्पादन के माध्यम से उसकी आय में वृद्धि होगी। इसमें एक चीज ये भी रखा गया है, शासन ने इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा हुआ है कि जो गांव हमारे मिल्क रूट्स के ऊपर हैं या ऐसे लोग जो हमारे मिल्क सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि आने वाले समय में उनको दूध विक्रय में और बाकी चीजों में आसानी हो और परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एक यूनिट 25 एनिमल की होती है। सर, यहाँ पे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि एक यूनिट से प्रोडक्शन कितना होता है? आपका क्या अनुभव रहा है कि यदि 25 गिर नस्ल के पशु किसी पशुपालक ने रखे हैं, उसका आर्थिक पक्ष किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? देखिए, गिर नस्ल का जो हमारा पशु है, बैतूल जिले में जो हमने देखा है, सामान्य तौर पे गिर नस्ल के पशु हमारे यहाँ पे 8 लीटर से 12 लीटर 13 लीटर तक के और कुछ जानवर तो 16-17 लीटर तक के दूध देते हैं। लेकिन एवरेज यदि हम 8 से 12 लीटर भी दूध उत्पादन माने और एक साल में यदि एक पशु 10 महीने तक के दूध देता है और एवरेज 8 लीटर भी देगा तो उसके हिसाब से उसको मतलब कि लगभग 2200 से 2400 लीटर दूध प्रति वर्ष प्राप्त होगा। अब चूंकि इसमें जमीन का भी प्रावधान किया गया है कि यह योजना वही पशुपालक ले सकता है जिसके पास न्यूनतम 3.5 एकड़ जमीन हो। 3.5 एकड़ जमीन का जो प्रावधान है वो इसीलिए है कि इसमें चारा उगा के और जो भूसा और वो बाकी उसके मतलब कि जो आहार की व्यवस्था है, यदि वो अपने खेत पे कर लेता है तो उसकी लागत में कमी आ जाएगी दूध उत्पादन की और उसको एक अच्छा खासा लाभ इस योजना से प्राप्त हो सकता है। योग्यता क्या पर तय की गई है सरकार ने कि इस योजना का लाभ किन हितग्राहियों को दे सकते हैं? ये तो 3.5 एकड़ एक जमीन होना आवश्यक है, ये तो आपने बता दिया। इसके अलावा और कौन कौन सी योग्यताएं हैं इसमें? एक तो जितने मतलब हमारे हितग्राही हैं उनके पास 3.5 एकड़ जमीन होना चाहिए, ये एक उसके अनिवार्य शर्त है। दूसरा, ये योजना जो है हर वर्ग के लिए है। इसमें हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के और अन्य वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के और अन्य वर्ग के जो लोग हैं, सब इसमें लाभ ले सकते हैं। जाति का कोई विशेष नहीं है। दूसरा, इसमें जो है एक प्रशिक्षण डेयरी के लिए प्राप्त करना पड़ेगा। तो जब प्रशिक्षण के लिए निर्धारित संस्थाएं हैं, 5 से 6 संस्थाएं निर्धारित की गई है जहां पे ये प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इसके लिए 3000 रुपये निर्धारित है। 3 दिन का प्रशिक्षण है और 3 दिन के प्रशिक्षण के लिए 3000 रुपये देना होते हैं। और उसके बाद इस योजना के अंतर्गत जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो जमीन के कागजात वगैरह हैं उसको ऑनलाइन करना होता है और जो सर्टिफिकेट आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उसका सर्टिफिकेट लगाना होता है। ये तीनों चीजें जब आपका पूर्ण हो जाता है, बैतूल जिले के लिए जैसे प्रशिक्षण की बात है तो बैतूल जिले के लिए भोपाल को निर्धारित किया गया है। हमारे यहाँ के हितग्राही भोपाल की जो हमारी संस्था है वहां पे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये राज्य स्तर पर आपका आवेदन जाता है। राज्य स्तर पर आवेदन जाने के बाद वहां पर एक कमेटी बनी हुई है जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव हैं और जो संचालक पशुपालन विभाग है और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश कुक्कुट विकास निगम है, प्रबंध संचालक दूध संघ है, ये इनके सदस्य होते हैं। और ये जो कमेटी है ये निर्णय लेती है, वहां पे इस आवेदन की स्क्रूटनी होती है और उसके बाद जो बैंक हितग्राही अपने आवेदन में जिस बैंक का उल्लेख करता है उस बैंक को ये जो है आवेदन प्रेषित कर दिया जाता है। बैंक को आवेदन प्रेषित करने के बाद
इसमें बैंक ऋण की व्यवस्था करती है। ऋण लेने के बाद हितग्राही सबसे पहले इसमें शेड निर्माण का काम करेगा। शेड बनाने के बाद वो पशु क्रय करेगा। जो पशुओं का क्रय है, इसमें मुख्य बात यह है कि आपको इसमें पशुओं का क्रय मध्य प्रदेश के बाहर से करना है। तो मध्य प्रदेश के बाहर जो रिकॉग्नाइज्ड मार्केट है या जहां पे इन नस्लों के पशु उपलब्ध हैं, वहां से आप क्रय कर सकते हैं। जो राशि का भुगतान है, पशु के मूल्य का जो भुगतान है, बिल प्रस्तुत करने के बाद संबंधित जिससे आपने क्रय किया है उसके खाते में किया जाएगा। दूसरा, राज्य के बाहर से क्रय करने पे जब वहां से पशु चलेगा तो उसका ट्रांजिट बीमा कराया जाएगा और यहाँ पे आने के बाद फिर उसका बीमा कराया जाएगा। तीसरी चीज, रास्ते में जहां से वो आ रहा है, इसमें जितने टोल नाके पड़ेंगे, उन टोल नाकों पे जो टोल कटेगा उसकी रसीदें भी हितग्राही को वहां पे जमा करनी होगी। अब और ये सब चीजें ये निश्चित करेंगी कि वो जो पशु है वो राज्य के बाहर से क्रय किया गया है। यहाँ पे आने के बाद जो है उसका बीमा कराया जाएगा और बीमा के बाद फिर जो है यहाँ पे शेड उसका ऑलरेडी तैयार रहेगा, पशु आ जाएंगे, उसके बाद उसका उत्पादन शुरू होगा और हितग्राही उसको जो है पाल के और अपना काम शुरू कर देगा। आपने एक बात की थी कि बैंक को जब ये पूरा एक स्क्रूटनी होगी राज्य स्तर पर इसकी और बैंक में ये भेजा जाएगा, थोड़ा सा बैंक के विषय में बताएंगे कि क्या कोई इसमें गारंटी लगती है या मॉर्टगेज वगैरह लगेगा कृषक को, पशुपालक भाई को? और दूसरा, इस योजना में कितना राशि स्वीकृत हो सकती है 25 पशुओं के लिए और इसकी अनुदान की क्या व्यवस्था है? देखिए, 3 तरीके की इकाई वो रख सकता है। एक देशी उन्नत नस्ल के पशुओं की, दूसरी जो हमारे जो क्रॉसब्रेड पशु हैं, जो संकर नस्ल के पशु हैं, HF और जर्सी, उनकी, और तीसरा भैंसों की। तो तीनों के लिए जो हमारा भारतीय उन्नत नस्ल के पशुओं की है, इसमें जो पशुओं का मूल्य निर्धारित किया गया है, 25 पशुओं के लिए 20 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। मतलब एक पशु की कीमत लगभग 80,000 रुपए के आसपास रहेगी। 80,000 रुपए तक के पशु वो खरीद सकता है। उसके बाद इसमें जो है 2 वर्ष के लिए 11% की दर से जो बीमा रहेगा उसके लिए 2,20,000 रुपए निर्धारित है। और जो पशु वो लेके आएगा, पशु लाने में भी उसको पैसा लगेंगे, तो इसके लिए भी 10,000 रुपए तक की राशि वो जो है पशु के परिवहन के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से 2,25,000 रुपए वो पशु के परिवहन में भी कर सकता है, जो उसके मतलब कि जो भाड़े में और टोल नाकों में देने के लिए जो लगेंगे, और इसको भी वो क्लेम कर सकता है। इसके बाद भ्रमण के लिए भी इसमें राशि का है कि पशु चयन के लिए जो हितग्राही भ्रमण के लिए जाएगा, उसके लिए भी यदि वो भ्रमण करता है, देखना चाहता है कि कहां से पशु मिलेगा, उसमें भी पैसे खर्चा होंगे, तो 30,000 रुपए की व्यवस्था उसके लिए भी है। और लगभग 11 लाख रुपए जो है शेड के लिए उसको मिलेंगे। इस प्रकार से यदि वो देशी उन्नत नस्ल के पशुओं का यदि डेयरी करता है तो उसको जो है 36 लाख रुपए की ये योजना है। यदि संकर नस्ल के पशु वो अपने पास रखता है तो संकर नस्ल के पशुओं में इसमें जो है लगभग उसको 42 लाख रुपए मिलेंगे। घटक यही है कि दुधारू पशु, उसमें मतलब कि लगभग 1 लाख रुपए का वो पशु खरीद सकता है और उसी प्रकार से उसका बीमा का पैसा बढ़ेगा, परिवहन का बढ़ेगा। और उसी तरीके से मतलब कि ये जो है दुधारू संकर नस्लों की जो इकाई है वो लगभग 42 लाख रुपए की रहेगी उसकी, और 25 पशुओं की जो भैंसों की यदि उसकी इकाई जो बनेगी वो भी 42 लाख रुपए के आसपास की रहेगी। तो ये जो मतलब इसमें 2 इकाई लागत है। जो देशी उन्नत नस्ल के पशु रखता है तो 36 लाख के, और यदि संकर नस्ल के पशु और भैंस रखता है तो 42 लाख रुपए इसकी इकाई लागत होगी। और ये जो लागत है इसके ऊपर अनुदान की पात्रता भी उसको है। ये जो अनुदान की जो पात्रता है, ये यदि वह अनुसूचित जाति और या अनुसूचित जनजाति वर्ग का हमारा कृषक है तो उसको 33% अनुदान की पात्रता है। जो उसका जो टोटल इकाई लागत है, इकाई लागत के 1/3 उसको अनुदान की पात्रता है, 2/3 उसको बैंक ऋण रहेगा। और जो हमारे अन्य वर्ग के किसान है, सामान्य वर्ग के किसान है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के नहीं है, उन समस्त किसानों को 25%, 1/4 अनुदान की पात्रता है। यह जो अनुदान है
जब राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया जाएगा तो ये अनुदान सीधे उसके खाते में आएगा और खाते में आने के बाद ये जो है अनुदान हितग्राही को समायोजित नहीं होगा, ये इसको पूरा का पूरा बैंक ऋण मिलेगा और 3 साल के लिए ये अनुदान उसके खाते में रखा जाएगा, जिसके ऊपर उसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा और अनुदान राशि पे उसको कोई ब्याज देना भी नहीं होगा, उतने ऋण पे उसको कोई ब्याज देना भी नहीं होगा। यदि 3 साल तक के उसकी इकाई अच्छे तरीके से चलती है और उसकी ऋण अदायगी नियमित रहती है तो उसके बाद बैंक जो है इस अनुदान को उसके खाते में समायोजित कर सकेगी। इसमें सर कोई मार्जिन मनी वगैरह भी हितग्राही को लगना है क्या? नहीं, मार्जिन मनी नहीं रहेगा, क्योंकि चूंकि सब्सिडी सरकार उसको दे रही है तो इसमें मार्जिन मनी का कोई प्रावधान नहीं है। कोई गारंटी वगैरह, कोई मॉर्गेज वगैरह? ये बैंक जब अपना ऋण देगी तो बैंक उसका, इसमें तो बैंक बता पाएगी कि उसको मतलब कि जो है इतना ऋण देने के लिए क्या मॉर्गेज करना होगा या नहीं करना होगा, लेकिन योजना में मॉर्गेज करने का कोई उल्लेख नहीं है। चलिए, योजना में किसी प्रकार के मॉर्गेज का उल्लेख नहीं है, गारंटी का उल्लेख नहीं है, ये बैंक वाले पक्ष की बात है। इसमें हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बैतूल जिले में जो किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, संपर्क कहां पर करें? देखिए, योजना का विवरण प्राप्त करने के लिए तो हमारे किसी भी निकटतम पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सा संस्था में संपर्क कर सकते हैं, या कभी बैतूल आएंगे तो जो उप संचालक कार्यालय है हमारा, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। इस योजना का जो आवेदन है वो ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए एक साइट है, वो साइट आप चाहें तो इसमें नोट कर लें। इसकी साइट का मैं बता देता हूं, dbaky.mp.gov.in। ये इस साइट पे जाके इसमें आवेदन खुल जाता है और उस साइट पे जाके बड़ी छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, उससे पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन के जो कॉमन सर्विस सेंटर्स जितने हैं वहां पे भी जाके हम आवेदन कर सकते हैं, या फिर यदि हितग्राही चाहेगा तो हमारी संस्था के जो लोग हैं वो भी उसको आवेदन करने में सहयोग कर सकते। इस तरीके से हितग्राही आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आवेदन का जो स्वीकृति है वो राज्य स्तर पे होगी और वहां से वो सीधे बैंक को आ जाएगा। तो डॉक्टर विजय पाटिल सर, आज आपने एक अच्छी योजना है पशुपालक भाइयों के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, इस पर बहुत अच्छी आपने और बड़े विस्तृत रूप से आपने एक चीजों को पूरा क्लियर करते हुए जानकारी दी है। काफी समय आपने हमें दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए, और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कामधेनु योजना मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है, इस पर हमने जानकारी ली अतिरिक्त उप संचालक पशु चिकित्सा डॉक्टर विजय पाटिल से। अब पशुपालन के आगामी कार्य और योजनाएं क्या है, इस विषय पर भी डॉक्टर विजय पाटिल से एक बातचीत है, तो इस बातचीत को भी हम आपको सुनवा रहे हैं और इनसे बातचीत की है सचिन भागवत ने। डॉक्टर विजय पाटिल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे अगले 3 माह में जो कृषि कार्य और खासतौर पर पशुपालन के संबंध में आपके गाइडलाइंस है, मार्गदर्शन है, उस बारे में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के लिए। जुलाई माह में हम मतलब कि जो है कि अपने पशुपालकों को जो मौसमी वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां या वर्षा ऋतु में पशुओं का रखरखाव किस तरीके से किया जाना है उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जुलाई माह में चारा की कौन सी फसलें हमको लेनी चाहिए और इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगस्त माह में हमारे यहाँ पे मुंहखुरी रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो भारत शासन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत वृहद टीकाकरण कार्यक्रम पूरे जिले भर में चलाया जाएगा। तो मुंहखुरी रोग से संबंधित जो उसका मतलब क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या उसमें रोकथाम के लिए हमको करना चाहिए और टीकाकरण करने से पशुपालकों को क्या फायदा होगा, इसके विषय में हम उनको जानकारी अगस्त माह में हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसी प्रकार सितंबर माह में चूंकि वर्षा समाप्ति की ओर होती है और उस समय जब मौसम परिवर्तन होता है तो मौसम परिवर्तन की स्थिति में हमारे पशुपालकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उस समय जैसे चारा के विषय में क्राइसिस हो सकती है, तो उस सब का
व्यवस्थाएं कैसे होनी चाहिए, इस विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। और कुछ हम आपसे जो हमारे मुलाकात या भेंटवार्ता के लिए विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है, सफल कृषकों की, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे जो आप अनुशंसा दें। जैसा कि हमारे यहाँ पे पशु चिकित्सक लगभग हर विकास खंड और जिला स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जो वैज्ञानिक चर्चा या कहना चाहिए कि जो चिकित्सकों से संबंधित चर्चाएं हैं बीमारियों के संबंध में या मुंह खुरी रोग टीकाकरण के संबंध में, ये तो वो दे सकते हैं। और कुछ उन्नत पशुपालक जो बहुत अच्छा पशुपालन का कार्य कर रहे हैं और जिनको काफी अच्छा अनुभव है, उनकी सूची भी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि आप जो है उनसे वार्ता करके और हमारे पशुपालकों को उनके अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी, तो अपने बैतूल जिले में मुख्य रूप से पशुपालन के क्षेत्र में किन किन पशुओं पर काम ज्यादा हो रहा है? देखिए, जो हमारा मुल्ताई का क्षेत्र है और उससे लगा हुआ पट्टन विकासखंड पट्टन और आमला का जो क्षेत्र है, बैतूल के कुछ भाग हैं और चिचोली के प्रॉपर चिचोली के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा डेयरी का काम बहुत अच्छा हो रहा है। जो दुधारू पशुपालन है, गाय और भैंस का जो पशुपालन है, वो अच्छा हो रहा है। इसी प्रकार चूंकि हमारा जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो हमारे किसान भाई हैं, वह सामान्य तौर पे बकरी पालन उनके यहाँ पे प्रमुखता से किया जाता है और बैकयार्ड कुक्कुट पालन, वो अपने घर में मतलब 8-10 मुर्गियां पालते हैं जो अंडे भी देती हैं और उनके आजीविका के लिए उपयोगी होती है, समय समय पर उनको पैसे उपलब्ध कराती है। ये जो 2-3 चीजें हैं, ये हमारे यहाँ पे प्रमुखता से इस तरीके का पशुपालन किया जाता है। जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस में है, जो 8-10 मुर्गियां हर परिवार के लोग रखते हैं, तो ये जो इनका जो घरों का जो वेस्ट निकलता है, उसी पे ये पल जाती है और इनको पालने के लिए कुछ अलग से इनको प्रयास और मेहनत नहीं करनी होती है। कुछ और नए दिशा जिसमें कि बैतूल के कृषक आगे बढ़ सकते हैं पशुपालन में ही, या कुछ नए विचार जो आप देना चाहें? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भारत शासन का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम चल रहा है। इसमें 3 प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। एक NADCP है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम गौवंशीय और भैंसवंशीय पशुओं में एक तो मुंहखुरी रोग का और दूसरा एक ब्रुसेल्ला बीमारी होती है, जिसके अंतर्गत जब ये बीमारी होती है तो जो हमारी गाय और भैंसें होती है, ये एडवांस स्टेज में जब ये गर्भित होती हैं तो ये इनका गर्भपात हो जाता है और इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए भी एक प्रोग्राम भारत शासन चला रहा है, इसके नियंत्रण के लिए भी। तो ये पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में इनके 2 बीमारियों की रोकथाम, मुंहखुरी रोग और ब्रुसेल्ला जी। इसी प्रकार बकरियों में एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है PPR, जिसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। तो इस मृत्यु दर इसको रोकने के लिए भी भारत के शासन के द्वारा PPR कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके लिए हम भेड़ और बकरियों में टीकाकरण करते हैं। ये अभी जैसे बैतूल जिले में 1 माह पहले ही ये प्रोग्राम अभी खत्म हुआ है और अभी हमने बृहद स्तर पर बकरियों में टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया था। तो ये पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है। इसके अलावा एक भारत शासन का और प्रोग्राम है, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में भारत शासन हमको अनुदान उपलब्ध कराता है, जिस अनुदान के माध्यम से हम जो है हमारे पशुपालकों को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी अभी जुड़ी है, जो और उसके अंतर्गत क्या होता है कि एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन की योजना शुरू हुई है। इस सेक्स सॉर्टेड सीमेन की योजना में ये होता है कि यदि इस सीमेन से यदि AI कृत्रिम गर्भाधान का काम कराते हैं तो इसमें बछिया होने की गारंटी होती है जी। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो नर पशु हैं उनका उपयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कृषि कार्य में भी कम हो रहा है और मादा पशुओं की मांग बढ़ रही है। तो यदि उन्नत नस्ल के मादा पशु हमारे पास आ जाते हैं तो दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों को फायदा भी होगा। तो इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए सेक्स सॉर्टेड सीमेन की योजना लाई गई है। इस सीमेन का यूज करने से, इस सीमेन का उपयोग करने से जो है केवल मादा पशु ही उत्पन्न होते हैं। 95 to 98% इसका अभी वो आ रहा है कि 95 से 98% मादा पशु हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी योजना है, लेकिन यह सीमेन जो है ये निःशुल्क नहीं है जी। यह वीर्य निःशुल्क उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को 100 रुपए व्यय करना होता है।
और ये अनुदानित है। इसका मूल्य लगभग 1800 रुपए के आसपास आता है और बाकी का जो है सरकार वहन करती है और 100 रुपए हमको पशुपालकों को इसके ऊपर खर्च करना होता है। जी। इसी प्रकार जो है एक भारत शासन की और महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हम मतलब जो हमारे पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं, इसमें राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत है ये। इसके अंतर्गत हम 4 योजनाएं हमारे यहाँ पे चलती है। एक बकरी पालन की योजना है। इस योजना के अंतर्गत हमारे पशुपालक 100 बकरी और 5 बकरों से लेकर 500 बकरी और 25 बकरे तक की योजना ले सकते हैं और इसमें 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का इकाई लागत इसमें होती है। इसी प्रकार मुर्गियों के लिए भी एक योजना है जिसमें वो 2 इनपुट बर्ड, ऐसी मुर्गियां जिनका पालने के लिए कम खर्च किया जाता है, उन नस्लों की मुर्गियों के पालन के लिए एक योजना है जिसमें लगभग 70 लाख रुपए की योजना वो है। और सूकर पालन की एक योजना है जो 35 लाख से लेकर और 50 लाख रुपए तक का उसकी इकाई लागत है। और इसी प्रकार चारा संरक्षण की जैसे आप बात कर रहे थे, तो चारा संरक्षण में जो यूरिया मोलिसिस ब्लॉक बनाने की योजना है या साइलेज बनाने की योजना है, उसकी भी एक योजना इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन में है जिसके लिए 1 करोड़ रुपए तक के इकाई लागत का प्रावधान है। और इन सभी योजनाओं में भारत शासन के द्वारा 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। जी। और इस तरह के जो नए कार्यक्रम हैं जिसमें कि वो कुछ फूड प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं, तो क्या किसी तरह का प्रशिक्षण या मार्गदर्शन भी है उनके लिए उपलब्ध? जी, इसके लिए जो है हमारे जो संस्थाएं हैं वो 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करती है। यह प्रशिक्षण सशुल्क होता है और इसके लिए यह प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य भी है योजना का लाभ लेने से पहले। और इसके लिए हितग्राही को 3000 रुपए का व्यय आता है। अच्छा, काफी सारी जानकारियां हैं। जो पशुपालन विभाग है वो किसानों के बीच किस तरह से सफलतापूर्वक इन योजनाओं को ले जा रहा है और किस तरह से किसान इनका लाभ ले सकते हैं और अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण और उनका ध्यान रखकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ये सारी जानकारियां हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। किसान भाई, अभी आपने बातचीत सुनी डॉक्टर विजय पाटिल, अतिरिक्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा विभाग के, और इनसे बात कर रहे थे सचिन भागवत। विषय था पशुपालन के आगामी कार्य और योजनाएं। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आपको बातचीत का लाभ मिलेगा और जिन योजनाओं पर चर्चा हुई है उन योजनाओं पर आप विशेष रूप से विचार करेंगे और अपने स्वयं के लिए, रोजगार के लिए जो खासकर युवा है वो कदम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब आज की किसान वाणी यहीं पर संपन्न होती है। अपने दोस्त राकेश मौर्य को दीजिए अनुमति। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान।